हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन विपीडिया। सो माय नेम इज़ दीपाली कक्कड़ एंड आज मैं आपके साथ फिर से जुड़ रही हूँ एक और इम्पॉर्टेंट सेशन को लेके अंडर द अभ्यास 2.0 सीरीज़। तो ये सीरीज़ हमने स्पेशली स्टार्ट की है फॉर HCS 2024, राइट। सो HCS 2024 जो है, ठीक है, इसमें बहुत आप जो है अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, अपने पिछले रिजल्ट्स अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप अपना प्रीलिम्स मेंस को अच्छे से एम्फेसिस करें तो आप जो है अपनी सीट को कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस है इंश्योर कर सकते हैं, राइट। सो हम इस सीरीज़ में पूरी अपनी जो है, ठीक है, जान लगा के मेहनत करेंगे सो दैट इस बार HCS हम जो है क्रैक करें, राइट। सो माय नेम इज़ दीपाली कक्कड़ एंड आई एम ब्रिंगिंग यू फॉर अनदर करंट अफेयर सेशन, जो कि मोस्टली हमारे क्वेश्चन रहेंगे PIB बेस्ड हैं, ठीक है। सो मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मोस्टली एक दो को छोड़ के आपके PIB बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अक्टूबर के PIBs को अभी हमने जो है कवर किया है लास्ट टाइम भी, ठीक है, इस बार भी। तो काफ़ी ऑथेंटिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके HCS एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है, जिनको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। एंड अभ्यास 2.0 के बारे में इफ़ यू वांट टू नो मोर तो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि आप कैसे अभिमन्यु के साथ जुड़ के अभ्यास 2.0 में HCS के लिए अभ्यास करके अपनी जो पोस्ट है उसको टारगेट कर सकते हैं, राइट। सो अब हम सेशन की तरफ चलते हैं। MCQ बेस्ड सेशन रहेगा हमारा, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, हम MCQ फॉर्मेट में हरियाणा HCS के लिए जो भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो भी एग्जाम स्पेसिफिक पैटर्न में जो है इनको फॉलो करेंगे, राइट। एंड इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसके साथ हम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि MCQ सेशन है तो सिर्फ आपने आंसर्स देख लिए, वहाँ तक आपका काम बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो याद रखिए बच्चे कि आपको जो है उसके बाद की एक्सप्लेनेशन जो है, ठीक है, जो एग्ज़ाम स्पेसिफिक रहेगी आपके लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि HCS में सिर्फ इतना ही पूछा जाए, बट हम जो साथ में और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और जो उस न्यूज़ के रिगार्डिंग और जो उस करंट अफेयर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तो वो क्वेश्चन या वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको क्या है ध्यान में रख के चलनी है। तो चलिए अब सेशन शुरू करते हैं, इसी सब चीज़ों को ध्यान में रख के फोकस कीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following reports was released by the Ministry of Road Transport and Highways in the October 2023, ठीक है। सो रिसेंटली ही निकाली है ये रिपोर्ट, ठीक है, प्रोवाइडिंग डाटा एनालिसिस ऑन द रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया इन 2022, ठीक है। सो रिपोर्ट देखिए, मैंने बोला है, मैं और अपने सेशंस में ये चीज़ बार बार रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चंस को भी आपने क्या है बहुत ही ध्यान से देख के चलना है, बिकॉज क्वेश्चंस में भी हमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाता है। MCQ सीरीज़ है तो सिर्फ ये नहीं कि आपको अटेम्प्ट करना है, आपको रिविजन करनी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सोच के प्रिपेयर कीजिए, राइट। सो फर्स्ट फैक्ट क्या मिलता है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एक रिपोर्ट निकाली जाती है, किसने निकाली है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, ठीक है, जो कि किस चीज़ के ऊपर मेंशन करता है, रोड एक्सीडेंट्स जो हुए हैं इंडिया में, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर जो है हमें हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट का, ठीक है, क्या टाइटल था, एनुअल रिपोर्ट ऑन द रोड्स एक्सीडेंट इन इंडिया 2022, राइट, एनुअल रोड सेफ्टी रिपोर्ट 2022, रोड एक्सीडेंट डाटा एंड एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ 2022 और डी रोड ट्रैफिक इंजरी प्रिवेंशन रिपोर्ट ऑफ 2022, ठीक है। तो ये जो आपको रिपोर्ट है ना, इसका टाइटल अब क्या है ये याद रखेंगे, टाइटल है जी एनुअल रिपोर्ट ऑन द रोड एक्सीडेंट्स इन 2022, ठीक है जी। रिपोर्ट निकाली कब है इन्होंने, 2023 अक्टूबर में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो कन्फ्यूजन का पॉइंट क्या आ जाता है कि बच्चे सोचेंगे कि मे भी ये पिछले साल का करंट अफेयर है, नहीं, ये इसी साल का है, ठीक है। एक साल के बाद हमने क्या है प्रोसेसिंग की है। तो क्या होता है, हर एक स्टेट एंड यूटीज़ की, ठीक है, जो पुलिस फोर्स होती है उनसे ये डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड द सोशल जो एशिया पैसिफिक रीजन का है, उनके फॉर्मेट के हिसाब से कैलेंडर ईयर के बेसिस पे ये डाटा हर एक स्टेट एंड यूटी की पुलिस से कलेक्ट किया जाता है। वेट अ सेकेंड, ठीक है जी। सो ये जो एनुअल रिपोर्ट है, रिपोर्ट का टाइटल क्या हो गया, रोड एक्सीडेंट्स इन द इंडिया 2022, ठीक है। पब्लिश किसने की है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवेज, राइट। और ये डाटा जो है ये बेस्ड है जो भी पुलिस, मैंने बोला है कि पुलिस डिपार्टमेंट में से सारा इन्फॉर्मेशन लिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द कैलेंडर ईयर एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन, उन्होंने इसका फॉर्मेट दिया है कि ये डाटा आपको किस फॉर्मेट में कलेक्ट करना है, उसी फॉर्मेट में ये जो डाटा है उसे कलेक्ट किया जाता है, राइट। अब ये रिपोर्ट में क्या बोला गया है, सीधा सीधा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देयर इज एन इंक्रीज, राइट। सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 11.9%, 12% अप्रॉक्स जो है एक्सीडेंट्स में इंक्रीज हुआ है,
9% फर्टिलिटीज़ जो एक्सीडेंट के कारण जो डेथ हो रही हैं, 15% इन द इंजरीज। ठीक है, अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आए कि जो इंजरीज हैं, डेथ हैं, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, अगर कहीं पूछ भी लेना कि इनमें डिक्लाइन देखने को मिला है, तो ये कहीं ना कहीं जो ऐसी स्टेटमेंट है आपको खारिज कर देनी है। रीज़न देखिए, इंडिया जो है कहीं ना कहीं हम डेवलप तो हो रहे हैं, राइट, बट हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन तो बहुत फास्ट बढ़ रही है, बट क्या हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी जल्दी डेवलप हो रहा है? ठीक है, ओवर अ पीरियड अभी हमारा डेवलपमेंट चल रहा है, थोड़े टाइम तक हमारा बहुत अच्छा इंफ्रा हो जाएगा, बट एट प्रेजेंट क्या है कि हमारे, अगर हम देखें तो जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो इन सब इंजरीज में, फर्टिलिटीज़ में, रोड एक्सीडेंट्स में भी इंक्रीज देखा गया है। 12% इंक्रीज इन द एक्सीडेंट्स, 9% इन द फर्टिलिटीज़ एंड 15% इन द इंजरीज, राइट। अब ये रिपोर्ट जो है किस चीज़ के ऊपर हाईलाइट करती है कि अर्जेंसी है कि हमें जो ड्रंक एंड ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग या रूल्स को फॉलो ना करना, इन सबको, ठीक है, कि इन सबको इम्प्रूव करने के लिए जो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लेने होंगे, ठीक है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है 4 E's के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। तो ये जो है आपकी कभी कभी आंसर एनरिचमेंट में ऐसी एग्जांपल्स हेल्प कर देती हैं, तो इसीलिए सेशन को ध्यान से देखिए, ठीक है। 4 E's की जो है बात करता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जिससे कि हम अपने जो एक्सीडेंट हैं उनको कम कर सकते हैं। तो ये 4 E's कौन से हैं? फर्स्ट ही इज़ एजुकेशन। मतलब क्या है? सबसे पहले तो रूल्स, ठीक है, जो भी रूल्स हैं रोड सेफ्टी की, उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है? इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग किस चीज़ की? व्हीकल्स की भी इंजीनियरिंग जो हो वो ऐसी हो कि वो सेफ हो, एंड जो रोड्स हैं उनकी भी, ठीक है। सो दोनों की इंजीनियरिंग की बात करता है। थर्ड ही कहता है इन्फोर्समेंट, कि जो रूल्स हैं उनको इन्फोर्स किया जाए, ठीक है जी। एंड फोर्थ ई जो है वो डील करता है कि हमें इमरजेंसी, ठीक है, रिलीफ जो है वो प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो 4 E's जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है फोकस करता है फॉर द बेटर रोड सेफ्टी, राइट। सो ये रिपोर्ट याद रखेंगे किसने निकाली है, मेजर फाइंडिंग आपके सामने है, एंड उसके साथ साथ एक 4 E's वाला कंसेप्ट भी हम याद रख सकते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में, फर्दर मेंस में हमें हेल्प करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेट अ सेकंड, चलिए, ठीक है जी। सो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट मेला है, ठीक है। नेम है इसका एक मेला, फेयर है ना। एंड फेयर जो है हरियाणा के वो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम स्टैटिक हरियाणा जीके में भी कवर करेंगे, ठीक है। अभी ये करंट जीके का भी पार्ट तो बन ही रहा है हमारा, बट हरियाणा स्पेसिफिक भी हो जाता है, देखिए कैसे। सो द सारस मेला एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव, राइट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है टू सपोर्ट द लाइवलीहुड एनहांसमेंट एंड सपोर्ट इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है। तो सारस मेला की बात की गई है, ठीक है, जो कि दीन दयाल, ठीक है, उपाध्याय योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, जिसके अंदर किस चीज़ को फोकस किया जाता है कि जो भी, ठीक है, जो भी इंडिया के रूरल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं या डिप्राइव्ड पॉपुलेशन है, ठीक है, या फिर कुछ बैकवर्ड लोग हैं जिनके पास क्या है, कुछ टैलेंट है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको क्या है, इस योजना के अंदर, स्पेसिफिकली सारस मेला के अंदर, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि वो जो है अपनी सेल्स कर सकें, या फिर जो है अपना जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें से इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकें, ठीक है। 1 बाय 1 देखते हैं। पहले देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर डी नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। सो सारस मेला जो है ये ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट। ए इज द करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट। रिसेंटली ये जो एडिशन हुआ था, सेकंड एडिशन, ये गुरुग्राम में हुआ था, जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, राइट। सो ये सेकंड एडिशन हुआ था सारस आजीविका मेला का, इसको आजीविका मेला भी बोला जाता है, ये गुरुग्राम में हुआ था। इस जो मेला था इसमें जो है मेन फोकस दिया गया था, ठीक है जी, कि लखपति बनाने के ऊपर, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन है उनको लखपति बनाने के लिए, मतलब कि उनको इकोनॉमिक बेनिफिट हो, उनकी जो एक्टिविटीज़, वो स्मॉल एक्टिविटीज़ कर रही है, उनका क्राफ्ट है, ठीक है, उनसे उनको इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उनसे बेनिफिट करने की बात की गई थी। सो ओवर 800 सेल्फ हेल्प वुमेन जो हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो वुमेन्स हैं, ठीक है, वो कंट्री से यहाँ पे आई थी गुरुग्राम में, हैंडीक्राफ्ट में, हैंडलूम के प्रोडक्ट्स को अपने जो है शोकेस करने, ठीक है, साथ साथ अपने कल्चर को शोकेस करने, एंड जो है कहीं ना कहीं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल के लिए, राइट। सो ये ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट विद द
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है, ये याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ ही स्टेटमेंट की टाइप में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द रूरल डेवलपमेंट एंड द पंचायती राज ने ये जो सारस आजीविका मेला है इसको ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। अब ये जो इनिशिएटिव है ये किस स्कीम के अंदर लिया जाता है, तो जैसे मैंने बताया दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ठीक है, जो कि अगेन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ही है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर टारगेट किया जाता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली वुमेन्स हैं, ठीक है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना कि वो अपनी स्किल्स को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने कल्चर को, ठीक है, वो शोकेस करे, तो और उसके साथ साथ उनकी जो है एक मार्केट बने जहाँ पे वो अपने जो है सेल्स कर सकती हैं एंड समहाउ अपने स्मॉल बिजनेस को बिग बिजनेस बना सकते हैं, ठीक है। सो सारस मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक नेशनल लेवल पे होने वाला इंपॉर्टेंट सारस आजीविका मेला है। अंडर द जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर इसको किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, गुरुग्राम में हुआ था। इस टाइम टारगेट किसको किया गया था, स्पेसिफिकली जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। किसने कंडक्ट करवाया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड द पंचायती राज। क्लियर है, ये सब हमें याद करना है, बहुत ईजी है ना। इसको थोड़ा थोड़ा करके हम याद करते रहेंगे सेशंस में तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन है जीआई टैग्स के ऊपर, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, ठीक है। जीआई टैग जो है ये रिसेंटली दिए गए हैं अक्टूबर में, ठीक है, ये अक्टूबर के रिसेंटली दिए गए जीआई टैग्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पूछा गया है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड, ठीक है। सो न्यू यूपीएससी पैटर्न को कहीं ना कहीं हमने फॉलो किया है एमसीक्यू में, बट मेन चीज़ हमें क्या लेके जानी है सेशन में से, जो हमें नॉलेज मिल रही है, जो हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो देखते हैं पेयर जो है, फर्स्ट जदेरी नमाकट्टी, ठीक है, नमाकट्टी, जदेरी नमाकट्टी तमिलनाडु का है, ठीक है, प्रोडक्ट। सेकेंड याक चुरपी जो है वो लद्दाख का प्रोडक्ट है, ठीक है। थर्ड है खाताई जो है ये अरुणाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है। क्या ये तीनों पेयर्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट है, ये बताना है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में हम मैच कर लेते हैं तो एक दो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से भी हमें अपने क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करना है। हम देख रहे हैं एचसीएस जो है कहीं ना कहीं यूपीएससी के पैटर्न को ही फॉलो करते हुए चल रहा है, राइट। तो ये क्वेश्चन को भी हम उसी पैटर्न में कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। पहले मैं तीनों की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती हूँ सो दैट आप ट्राई करके देखिए कि क्या आपको पता चल रहा है कि कौन सा पेयर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। सो जदेरी नमक कट्टी जो है, ठीक है, ये एक क्ले है, ठीक है, फिंगर शेप्ड क्ले होती है, चौक जैसे ही लगती है ज़्यादातर, ठीक है। और ये यूज़ की जाती है जो फोरहेड पर तिलक लगाते हैं, ठीक है, इवन एलिफेंट्स वगैरह के भी, ठीक है। तो जादेरी नमक कट्टी जो है एक क्ले है। तो इसमें एक बड़ा एग्जाम्पल मैंने क्या दे दिया, एलिफेंट्स का। और एलिफेंट्स जो है टेम्पल कॉम्प्लेक्स में कौन सी स्टेट में ज़्यादातर रखे जाते हैं, ठीक है। सो सेकंड याक चुरपी, ठीक है, याक एनिमल का नेम है, ठीक है। याक चुरपी जो क्या होता है, छुरपी, शुरपी बोलते हैं इसे, छुरपी, शुरपी, ठीक है। शुरपी मीन्स चीज़, ठीक है, जो लद्दाख या तिब्बतन रीजन, ठीक है, या फिर अरुणाचल प्रदेश तक का जो रीजन है, ठीक है, चुरपी को चीज़ बोलते हैं, थोड़ा हार्ड चीज़ होता है, ठीक है। सो याक चुरपी जो है ये याक मिल्क होता है ना, उसके जो मिल्क से चुरपी जो चीज़ बनता है, फर्मेंटेड मिल्क जिसको बोलते हैं, उसे याक चुरपी बोलते हैं। तो क्या वो लद्दाख से है, राइट। थर्ड खा ताई, ठीक है, खा ताई जो है इसको खमती राइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक खमती राइस है, नॉन फॉरेस्ट डिस्टिंक्ट अरोमा, ठीक है। तो क्या ये अरुणाचल प्रदेश से है, तो मैं आपको करेक्ट बताती हूँ। इनमें से हमारे करेक्ट पेयर हैं 1 और 3 ओनली, ठीक है। इनकरेक्ट कौन सा है, सेकंड याक चुरपी जो है लद्दाख से नहीं है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही प्रोडक्ट है, राइट। तो आंसर क्या हो गया, इनकरेक्ट पेयर पूछे गए थे, सो ओनली 1 पेयर इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स इनको दिए गए हैं, ठीक है। तो जीआई टैग्स के अंदर 10 ईयर्स तक जो है इन प्रोडक्ट्स के, ठीक है, जीआई टैग दिए जाएंगे, मतलब कि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली इस रीजन से ओरिजिनेट हुए हैं, इनको मार्केट अच्छी मिलेगी, इनको प्राइसेस अच्छे मिलेंगे एंड इंटरनेशनल कहीं ना कहीं नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट कल्चर को बचाने के लिए जीआई टैग भी दिए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 जो रिसेंट जीआई टैग्स दिए गए थे, इसके साथ और भी दिए गए थे, उनको भी हम क्वेश्चन फॉर्मेट में आज सेशन में कर लेंगे, राइट।
सबसे पहले देखिए जादेरी नमक कट्टी जो होता है क्या होती है, क्ले स्टिक्स होती हैं, वाइट इन कलर होती हैं, ठीक है। जनरली जो होती है फिंगर शेप, मैंने सब बता दिया, ठीक है। एंड ये यूज़ की जाती है फोरहेड के ऊपर तिलक लगाने के लिए। एंड जादेरी नाम कहाँ से मिला है, ये एक विलेज है इन द तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु का जो एक विलेज है जादेरी, वहीं से इस क्ले को जादेरी नमक कट्टी जो है वो नाम मिला है। क्लियर। सेकेंड देखिए अरुणाचल याक छुरपी। तो छुरपी मैंने बता दिया क्या होता है, एक मिल्क का चीज़ होता है। एंड ये जो है अरुणाचल प्रदेश में मिलने वाली जो याक है, ठीक है, जिसको हम अरुणाचली याक भी बोलते हैं, ठीक है। एक ये रेयर ब्रीड है, मतलब ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। तो उस ब्रीड के मिल्क से जब फर्मेंट करके छुरपी चीज़ बनाया जाता है तो उसको जो है याक छुरपी बोलते हैं। इसको भी जीआई टैग दिया गया है। एंड ये जो है फर्स्ट, ठीक है, ऐसा मिल्क प्रोडक्ट है फ्रॉम द अरुणाचल जिसको एक जीआई टैग मिला है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए खाओताई खमती राइस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये चूई स्टिकी राइस होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी उनकी जो फीचर्स हैं वो भी स्टेटमेंट वाइज आ जाते हैं, तो उसको देखना है। ये चूई स्टिकी राइस होते हैं, ठीक है, जो कि नामसाई रीजन, ठीक है, अगेन नामसाई रीजन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। एक और जीआई टैग है, ठीक है, दैट इज द तांगसा ट्राइब का तांगसा टेक्सटाइल, तांगसा टेक्सटाइल ऑफ द ट्राइब ऑफ द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये जो टेक्सटाइल होते हैं काफ़ी एक्जॉटिक डिज़ाइन, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन एंड कलर के लिए तांगसा टेक्सटाइल को भी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। सो 4 जीआई टैग जो है हमें याद रखने हैं। जादेरी नमक कट्टी तमिलनाडु, राइट। अगले 3 जो हैं तीनों ही अरुणाचल प्रदेश के हैं। अरुणाचली याक छुरपी विच इज़ अ चीज़, खाओताई खमती राइस अगेन अ राइस कैटेगरी, एंड तांगसा जो टेक्सटाइल, ठीक है। तो ये 3 जो है जीआई टैग अरुणाचल के हैं। एंड जादेरी नमक कट्टी जो है ये तमिलनाडु का है। क्लियर है, ये याद हो गया, ठीक है जी। साथ साथ इसको पढ़ते हुए चलिए, रिवाइज करते हुए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन क्यों हमारे लिए न्यूज़ में आया, अक्टूबर में एक ऐसा फिर से इंटरनेशनल लेवल पे इंसिडेंट हुआ जिसके लिए इवैक्यूएशन के लिए इंडिया को क्या है, अगेन इंडियन आर्म फोर्सेस को एक ऑपरेशन चलाना पड़ा। तो जो कुछ ऑपरेशंस रिसेंटली चलाए गए थे वो हमें दोबारा से रिवाइज करने का मौका मिलता है। क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। एंड ऑपरेशन का नेम दिया गया है एंड रीजन फॉर द इवैक्यूएशन, ठीक है। सो ऐसे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिनको आपने ध्यान से करना है। सो फर्स्ट ऑपरेशन का नेम है ऑपरेशन गंगा। बोला जा रहा है ये तब चलाया गया था जब रशिया एंड यूक्रेन में टेंशन, दैट इज जब आर्म्ड कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है फेब 2022 में, राइट। क्या ये सही है पेयर। सेकंड, वंदे भारत, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है, ठीक है, जो लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, क्या उसका नाम वंदे भारत था। और उस ऑपरेशन के अंदर जो एयर फेयर्स थे ना वो जो है वो पैसेंजर्स ने ही पे करने थे, ठीक है। तो वंदे भारत था क्या जो कोविड-19 वाला था, ठीक है। एंड थर्ड है ऑपरेशन अजय, जो बोला गया है कन्फ्लिक्ट इन यमन जो हुआ था उसके लिए इवैक्यूएशन के लिए फॉर द इंडियन सिटीजन जो है वो चलाया गया था, राइट। सो इनमें से कौन सा पेयर क्या है करेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट बहुत ध्यान से आपने देखते हुए चलना है, ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर नन, राइट। सो करेक्ट आंसर वुड बी ओनली 2, ठीक है ना। 1 एंड 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। थर्ड क्यों इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि रिसेंटली क्या है, इजराइल हमास जो कन्फ्लिक्ट हुआ है अक्टूबर में, ठीक है, उसमें से जब इंडियन सिटीजन को इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने जो ऑपरेशन चलाया है उसको ऑपरेशन अजय बोला गया है, ठीक है। सो ये जो ऑपरेशंस हैं इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ही एग्जामिनर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। हम हर एक क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट हम क्या है प्रैक्टिस के ऊपर एम्फेसिस करते हैं, ठीक है। कोई भी नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएंगे, बट प्रैक्टिस में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं और इसी के लिए ये डेडिकेटेड अभ्यास 2.0 सीरीज़ जो है वो आपके लिए हम अभिमन्यु पे लेके आए हैं, राइट। सो आंसर देखते हैं। ऑपरेशन गंगा जो है, ठीक है, ये इवैक्यूएशन मिशन था जो कि जो स्टैंडर्ड सिटीजन थे इंडिया के जो वहाँ पे रह गए थे, ठीक है, ड्यूरिंग द रशियन इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन, ठीक है। सो जो सिटीजन्स थे देखिए उनको रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मोल्डोवा, ठीक है, तो जो भी यूक्रेन के नियरेस्ट कंट्रीज तक जो है पहुँचाया गया था और वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया गया था, राइट। वंदे भारत मिशन जो है कोविड-19 के टाइम पे जो भी इंडियन नेशनल से उनको फॉरेन लैंड से फॉरेन नेशन से वापस लाने के लिए था। ऑपरेशन अजय जो अभी भी बोला जा रहा है कि अभी ऑनगोइंग था अक्टूबर में, राइट। इजराइल एंड हमास कन्फ्लिक्ट जो वॉर शुरू हुई है उसमें से इंडियन सिटीजन को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस भी आपने याद रखने हैं। आई होप दीज आर क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5th है, विच कंपनी हैज़ सक्सेसफुली कमेंस्ड द प्रोडक्शन ऑफ रेफरेंस गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, सो ये ना रेफरेंस गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल्स, ये बहुत ही एक मैं बोलूँगी यूनिक टॉपिक, यूनिक प्रोडक्ट है जो इंडिया ने पहली बार डेवलप किया है। ठीक है, सो रिसेंटली जो है, ठीक है, रेफरेंस गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल्स ये हम इंडिया में क्या है, ये बाहर से ही इंपोर्ट किए जाते थे, और कोई भी चीज़ अगर वो सोली बाहर से आ रही है तो इंडिया को उसकी क्या है, कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ेगी। तो अंडर द आत्मनिर्भर मिशन, आत्मनिर्भर भारत है ना, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है अपने इम्पोर्ट्स को आत्मनिर्भर भारत, हम अपने इम्पोर्ट्स को जो है वो कम करें एंड जो है अपने नेशन में ही खुद से, ठीक है, आत्मनिर्भर हो जाएं, हम खुद से प्रोडक्शन करें जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। ठीक है, तो एक कंपनी है, ऑयल कंपनी है, जिसने बहुत रिसर्च की है फॉर दिस रेफरेंस फ्यूल्स। ठीक है, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अक्टूबर में इंडिया ने इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है, अगेन लिंक्ड टू हरियाणा, क्योंकि पानीपत रिफाइनरी में ही ये जो है प्रोडक्शन की जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये करंट अफेयर हमारे हरियाणा से भी लिंक्ड है, एंड वैसे भी आई वुड से कि पीआईबी को तो आपको बहुत ही क्या है, जेन्युइनली फॉलो करके चलना है। उसमें से अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसको मिस मत कीजिए। ठीक है, सो कौन सी कंपनी है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। राइट, सो आंसर इसका क्या है जी, आंसर है ए, इंडियन ऑयल। ठीक है, इंडियन ऑयल वो कंपनी है जिसने रिसेंटली ये प्रोडक्शन स्टार्ट की है ऑफ द रेफरेंस गैसोलीन एंड द डीजल फ्यूल। थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सो रेफरेंस फ्यूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये एक प्रीमियम हाई वैल्यू के, ठीक है, प्रोडक्ट्स या फ्यूल्स होते हैं जो कि कैलिब्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, उनमें यूज़ किया जाता है इन हाई एंड प्रीमियम फ्यूल्स को। ठीक है, ये हायर स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, जनरल फ्यूल से क्या डिफरेंस होता है, स्पेसिफिकेशंस की। ठीक है, जैसे कि इनके ऑक्टेन लेवल, सेटेन नंबर, ठीक है, फ्लैश पॉइंट, विस्कोसिटी, ये सारी साइंटिफिक टर्म हैं। गुरविंदर मैम आपके लिए स्पेसिफिक सेशंस लेती हैं, उनमें ज़रूर, ठीक है, आई वुड टेल देम कि एक बार ज़रूर इन सब टर्म्स को समझा दीजिए। ठीक है, बाकी जो टर्म्स हैं वो बेसिक एनसीईआरटी वाली आती है साइंस की। ठीक है, बट ये भी कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिया ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कुछ हायर स्पेसिफिकेशन है, ऑक्टेन नंबर, सेटेन नंबर, ये सारे स्पेसिफिक होते हैं। अगर इतने लेवल के होंगे तभी वो रेफरेंस फ्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो वाटर कंटेंट, हाइड्रोजन प्योरिटी, एसिड नंबर, देखिए ये सभी स्पेसिफिकेशन जो होती हैं रेफरेंस फ्यूल्स में होती हैं। इंडिया इनको क्या करता था, इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट क्या है, हमने कम करना है आत्मनिर्भर भारत के अंदर, तो इंडियन ऑयल ने जो है इनकी प्रोडक्शन जो है रेफरेंस फ्यूल की शुरू कर दी। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको आपने अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। क्लियर है, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन इकोनॉमिक के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने है, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। देखिए, सो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है, इरकॉन IRCON एंड राइट्स, ठीक है, राइट्स लिमिटेड जो है, ठीक है, ये दो क्या है, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, मतलब कि PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, इनको 15th या 16th नवरत्न बोला जा रहा है कि अनाउंस किया गया है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? दूसरी स्टेटमेंट, नवरत्न स्टेटस टू CPSEs, दैट इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जो है वो कन्फर कौन करता है, कन्फर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राइट, सो दो स्टेटमेंट है, आपको क्या बताना है, विच आर द करेक्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ठीक है, क्या वन स्टेटमेंट सिर्फ ठीक है, टू करेक्ट है, दोनों ही, या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर में ही ये डेवलपमेंट हुई है। इससे पहले इंडिया के पास 14 थे, बट अक्टूबर 2023 में अब इंडिया के पास कितनी नवरत्न हो गई हैं, 16। ठीक है, और स्टेटमेंट में क्या गलत कर सकता है एग्जामिनर, जो नेम है एंटरप्राइज का वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट इस स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट है, इरकॉन इंटरनेशनल एंड राइट्स लिमिटेड जो है, इन दोनों को ही 15th एंड 16th, ठीक है, इरकॉन को 15th नवरत्न स्टेटस मिला है, राइट्स को 16। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ही देती है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, ये जो नवरत्न स्टेटस है ये देती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सो आंसर क्या हो गया हमारा जी, ए 1 ओनली।
ठीक है, 1 ओनली जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपने इसको ध्यान में रखना है। सो थोड़ी सी डिस्कशन, एज आई टोल्ड यू कि 2 जो न्यू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं इनको नवरत्न स्टेटस मिला है, इरकॉन को 15, राइट्स को 16, ठीक है। स्टेटस देती कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्लियर हो गया। अब कुछ क्या है रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं नवरत्न स्टेटस के लिए, उनको फटाफट देखिए क्या है। फर्स्ट कि वो एक मिनी रत्न ऑलरेडी होनी चाहिए, ठीक है, जो भी कंपनी है उसको मिनी रत्न स्टेटस पहले ही मिला होना चाहिए, वो शेड्यूल ए कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, एक्सलेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेटिंग गुड, वेरी गुड लेवल की तो होनी ही चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, बट ये ही जो स्टेटमेंट में आपको इन्हीं एलिजिबिलिटीज़ के ऊपर आ सकता है, इनको ध्यान दीजिए, ठीक है। थर्ड क्या है, कॉम्पोजिट स्कोर जो होता है, ठीक है, वो 60 होना चाहिए, कॉम्पोजिट स्कोर ऑफ 60 इज अ रिक्वायरमेंट कि एक मिनी रत्न को अब नवरत्न जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। एंड फाइनेंशियल क्राइटेरिया जो है, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइटेरिया वेल डिफाइंड है कि नेट प्रॉफिट जो है उनका 5000 करोड़ होना चाहिए पिछले 3 सालों के अंदर, राइट। एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ होने चाहिए अगेन फॉर द 3 इयर्स, एंड एनुअल नेटवर्थ जो है वो 15,000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए 3 सालों के अंदर, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरियाज है, 4 क्राइटेरियाज, ठीक है। एंड फोर्थ फाइनेंशियल को हमने साथ में देख लिया क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनर एक छोटी सी फिगर को चेंज करके आपको कंफ्यूज कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्राइटेरिया चाहे नहीं है बट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं नवरत्न, मिनी रत्न, ठीक है। और साथ ही साथ देख लीजिए अब इंडिया की बाकी सारी 16 की 16 जो नवरत्न कंपनीज हैं उनके एक बार आपको नाम देख लेने हैं, किसी भी स्टेटमेंट में इनको यूज़ किया जा सकता है, क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आपने याद रखनी है। एंड अगेन स्टेटस किसने कन्फर्म किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। सो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, तो अक्टूबर में ही ये रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। ये रिपोर्ट इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट करती है कि जो माइग्रेशन हो रही है वर्ल्ड वाइड, कहाँ कौन से नेशन से हो रही है, कौन से नेशंस में पहुंच रहे हैं वो माइग्रेंट हो गए, ठीक है। तो इस सब रिपोर्ट में हाईलाइट किया जाता है। एंड इम्पॉर्टेंट क्या है कि OECD जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनमें क्या डेवलपमेंट देखी गई है कि पहले जो है चाइना से सबसे ज़्यादा जो है इमिग्रेंट्स आते थे, बट अब क्या हुआ है, इंडिया ने इसको सरपास कर दिया है। मींस इंडिया से अब सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं वो जाते हैं टू द OECD कंट्रीज़, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग फॉर अस, जिसको हमें याद रखना है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट निकालता कौन है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द डेवलपमेंट, ठीक है। सो यही जो मेन फाइंडिंग है, इससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा ही निकाली गई थी। रिपोर्ट क्या है हमारी, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023, ठीक है। अक्टूबर में ही ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई थी, ठीक है। सो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि माइग्रेशन जो है जो OECD कंट्रीज़ में है वो अब रिकॉर्ड लेवल्स में मतलब बढ़ती जा रही है। देखिए 6 मिलियन न्यू परमानेंट इमिग्रेंट जो है 2022 में उनमें आए थे, ठीक है। सो हाई लेवल पे काफ़ी इमिग्रेंट जो है वहाँ पे पहुँच रहे हैं इन द सर्च ऑफ अ बेटर लाइफस्टाइल, बेटर जॉब्स, राइट, वी ऑल नो। सो OECD की थोड़ी सी अब देख लेते हैं, ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो इस्टेब्लिश की गई थी 1961 में, ठीक है। सो ये चीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन क्यों 1961 में की गई थी, ठीक है, कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबल रखने के लिए, उसको सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने के लिए जो OECD है इसको डेवलप किया गया था। 38 इसमें जो है कंट्रीज़ पार्टिसिपेंट हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंटल है तो उन कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें पार्टिसिपेशन शो करती हैं, राइट। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, क्लियर है। ये जो है इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद में रखनी है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को देखता है, सॉल्यूशन देखता है इकोनॉमिक चैलेंजेस के, एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द सस्टेनेबिलिटी जो है उनको डेवलप करता है, ठीक है। रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिलीज्ड बाय द OECD, क्लियर है। ये भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको भी आपने ज़रूर एग्जाम के लिए देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, एंड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि इनसे हमें प्रैक्टिस करने का ज़्यादा मौका मिलता है, कुछ ज़्यादा फैक्ट्स पता चलते हैं, ठीक है। और एग्जाम स्पेसिफिक भी रहती है प्रिपरेशन। आप देखिए HCS में हमारे कितने स्टेटमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करते हुए ही चलनी है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए अब,
Fifth annual report is being brought out by the NSSO, National Sample Survey Organization, ठीक है, on the basis of the periodic labor force survey conducted during the July 2022 to June 2023, ठीक है। तो बोला गया है कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आता है, ठीक है, इसकी फिफ्थ एनुअल रिपोर्ट निकाली गई है बेस्ड ऑन द जुलाई 2022 तो जून 2023 डाटा। क्लियर है। सेकंड स्टेटमेंट, द परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन विद इन द टोटल लेबर फोर्स हु आर ईदर एम्प्लॉयड और एक्टिवली seeking the employment are called the labor force participation rate. LFPR is labor force participation rate. दो चीज़ों की बात की गई है, एक की रिपोर्ट जो है वो कौन से नंबर की है, कौन से डाटा के ऊपर बेस्ड है, एंड एक टर्म, ठीक है। तो तीन चीज़ें इसमें से हमें पता चलेंगी, ठीक है। देखिए पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट कोड, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है मैं बताती हूँ आपको। छोटी सी चीज़ को चेंज करके आपकी पूरी स्टेटमेंट इसमें गलत हो गई है, दैट इज़ द फिफ्थ। तो ये सिक्स्थ एनुअल रिपोर्ट है जो निकाली गई है एंड इट इज़ डिलेड। डिले क्यों हो गई है? कोविड-19 पैंडमिक के कारण, ठीक है। सो सिक्स्थ एनुअल रिपोर्ट जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट जो है ये निकाली गई है जुलाई 2022 से जून 2023 के डाटा को देखते हुए। रिलीज़ किसने की है? NSSO ने, ठीक है। यही स्टेटमेंट से आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गया, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी जी? इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट जो बोल रही है कि द परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन, ठीक है, विद इन द टोटल लेबर फोर्स, ठीक है, हु आर इधर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये भी क्या है? गलत हो गई। टोटल लेबर फोर्स नहीं, पॉपुलेशन में से जो भी, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात की जाती है तो ये बोलता है कि टोटल पॉपुलेशन में से जो भी लोग एलिजिबल हैं, वर्क करना चाहते हैं या एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन वर्ड, तो ऐसी छोटी छोटी टर्म्स को गलत करके आपकी स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट हो गई। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, आंसर इज डी, ठीक है। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। अगेन अक्टूबर में रिलीज हुई है तो इस रिपोर्ट को आपने ज़रूर इसकी की फाइंडिंग्स को अच्छे से देखना है, ठीक है। सो कंसिडरिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द अवेलेबिलिटी, बोला गया है कि जो लेबर मार्केट का डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए 2017 से नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने जो है PLFS दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है निकालने शुरू किए। अब NSSO वर्क किसके अंडर करता है? मोस्टली, ठीक है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये भी किसी भी स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे, ठीक है। सो ये जो PLFS है ये लॉन्च किया गया था, अभी तक जो है 5 आ चुके थे एंड अभी जो रिसेंटली लॉन्च की गई है ये सिक्स्थ 5 एनुअल रिपोर्ट जो है वो अभी तक 2017 से आ गई थी। अब ये सिक्स्थ एनुअल रिपोर्ट जो है रिलीज़ की गई है, ठीक है। और इसमें एक बहुत ही अच्छी फाइंडिंग, ठीक है, यूनिक बोलेंगे, अच्छी नहीं बोलूँगी मैं, यूनिक, ठीक है। वो क्या है कि अगर वुमेन पार्टिसिपेशन की बात की जाए, ठीक है, तो जहाँ रूरल एरियाज़ में, जिसको हम बोलते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, अप्रॉक्सीमेटली 36% वुमेन पार्टिसिपेशन देखी जाती है इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वहीं अर्बन एरियाज़ में ये कम हो जाती है एंड इट इज़ ओनली 26%, ठीक है। और भी काफ़ी वुमेन स्पेसिफिक इसमें भी जो हम बोलते हैं फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट में थी। काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, इसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक सेशन में जो इसकी फाइंडिंग्स है शॉर्ट सेशन रख के ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दूसरी बात, दूसरी टर्म को देख लेते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ये क्या है? डिफाइंड एज द, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पर्सनस इन द लेबर फोर्स, ठीक है। लेबर फोर्स में जो पर्सन हैं, ठीक है, चाहे वो वर्क कर रहे हैं, काम देख रहे हैं या फिर अवेलेबल हैं, ठीक है, इन रिगार्ड टू टोटल पॉपुलेशन। सो लेबर फोर्स में जितने भी लोग हैं एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। कंफ्यूज मत होना है, ये इसकी जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन निकल के आती है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। 5G में अभी जियो जो है वो फ्री दे रहा है 5G, है ना। पहले उसने आपको इंटरनेट की हमें जो है बिल लगा दी, अब 5G की लगा देगा, फिर हम उसे पे करके भी जो है अवेल करना चाहेंगे क्योंकि हैबिट्स बन जाती हैं, ठीक है। सो 5G इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रिसेंट डेवलपमेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। अगेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 5G। 5G इज एक्सपेक्टेड टू बी अप टू 100 टाइम्स फास्टर देन 4G, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, इट विल हैव अ लोअर लेटेंसी दैन द 4G। लेटेंसी मतलब कि द टाइम पीरियड जितने में वो मैसेज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होके पहुंचेगा, ठीक है। फिफ्थ, 5G will be able to support more connected devices than 4G,
ठीक है। तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि जो डिवाइसेस हैं वो भी उनका कनेक्शन, नंबर ऑफ डिवाइसेस जो कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू 5G नेटवर्क वो बढ़ जाए एज कम्पेयर टू 4G, ठीक है। सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर डी नन? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी सी, ऑल ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। सो 5G जो है बोला जा रहा है कि इसमें, ठीक है, स्पीड, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी सब जो है ज़्यादा होगी 4G से, ओवर 100 टाइम्स फास्टर स्पीड रहेगी, ठीक है, लोअर लेटेंसी रहेगी, ठीक है, एंड जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा होंगे क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, वो ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है डिवाइसेस को, ठीक है। सिंपल सा है। एंड इंडिया में एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अपने रूरल एरियाज़ तक जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ तक 5G को लेके जाएंगे, ठीक है। बट अभी इसका रोल आउट चल रहा है, कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में से ये शुरू हुआ है ना। सो जो 5G डेवलपमेंट है इसके ऊपर भी आपको इंपॉर्टेंट अगर कोई न्यूज़ आती है या बेसिक्स ऑफ 5G जो है आपको क्लियर होने चाहिए। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा, अगेन बेस्ड ऑन अ GI टैग, ठीक है। सो मैंने पहले ही कहा था कि GI टैग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और भी जो हमारे GI टैग्स न्यूज़ में थे उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है GI टैग का, राइट। क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। सो कितने मैच हैं, तुक्का नहीं लगाना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज जो हम लेके आए इसमें प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में अच्छे से हम अटेम्प्ट कर पाए, राइट। देखते हैं। फर्स्ट है भसोली पश्मीना, ठीक है, भासोली पश्मीना जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सेकंड कलारी कुजीन गुजरात एंड कारी इशद मैंगो फ्रॉम द बिहार, ठीक है। तो 3 प्रोडक्ट्स के स्टेट के साथ आपको मैच करना है कि कितने पेयर्स करेक्ट हैं, ठीक है। 1, 2, 3 या फिर नन। सो आई वुड से आंसर इज 1 ओनली, ठीक है। सिर्फ एक ही करेक्ट है, सिर्फ फर्स्ट पेयर जो कि पश्मीना है, बसोली पश्मीना जो है, ठीक है, वो करेक्ट है, ठीक है। दूसरा क्यों गलत है? कलारी कुजीन, अगेन ये जम्मू एंड जो कश्मीर है, ठीक है, उसमें डोगरा स्पेसिफिक कम्युनिटी जो है उनका एक स्पेसिफिक कुजीन है, ये भी एक मिल्क बेस्ड फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। मिल्क चीज़ ही बोल सकते हैं आप इसको भी, ठीक है। तो कलारी कुजीन जो है ये भी एक चीज़ प्रोडक्ट है, एंड जो कारी इशद मैंगो है ये भी बिहार का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। सो इन प्रोडक्ट्स को भी साथ साथ थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट जो पश्मीना है ये उधमपुर का कलारी है, ठीक है। सो जो पश्मीना है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पश्मीना वैरायटी ऑफ वूल है, ठीक है, जो चांगथांग एंड जो पश्मीना गोट्स होती हैं, ठीक है, उनसे ये मिलती है वूल, ठीक है। तो चांगथांग रीजन स्पेसिफिकली फेमस है जम्मू एंड कश्मीर का, एंड ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में से मिलने वाली जो पश्मीना है जो काफ़ी लाइट होती है, सॉफ्ट होती है, फिनिश इसका वर्क होता है, ठीक है। सो उसके लिए भसोली पश्मीना जो है इसको GI टैग दिया गया है। कहाँ का प्रोडक्ट है? जम्मू कश्मीर। कलारी कुजीन के कौन सा है? ये डोगरा स्पेसिफिक जो लोग हैं, ठीक है, उनका एक फेमस कुजीन है। उधमपुर जो रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ का ये फेमस कुजीन है कलारी कुजीन, ठीक है। एज आई टोल्ड यू इट इज़ ऑल्सो अ मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट। एंड जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है दैट इज द कारी इशद मैंगो, ठीक है, ये कर्नाटका का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये कर्नाटका का मैंगो है, ठीक है, प्रोमिनेंटली ग्रोन इन द अंकोला तालुक ऑफ द उत्तर कन्नड़ा, ठीक है। अंकोला तालुक जो है कर्नाटका में है, ठीक है, तो इसको भी GI टैग दिया गया है। क्लियर है? ये भी अक्टूबर में मिलने वाले GI टैग थे। GI टैग को आपने ज़रूर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डेवलपमेंट को आई वुड से एक चार्ट बना के लिखते चलिए, जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेट है और उसका जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्लियर? सो ये भी हमने देख लिए। एंड उसके साथ साथ एज आई टोल्ड यू कि मैं HCS के आपको 75 डे प्रीलिम फोकस बैच के बारे में बताऊंगी, ठीक है। सो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप 1 सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, सो दिस बैच इज दैट सोल्यूशन, दिस फास्ट ट्रैक बैच, दिस 75 डे चैलेंज बैच आप इसको बोल सकते हैं, ये आपका सोल्यूशन है फॉर द HCS, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, लाइव रहेंगी, ऑनलाइन भी आप लगा सकते हैं, ऑफलाइन भी होगी, ठीक है, लाइव एंड रिकॉर्डेड, क्योंकि सभी जो हैं, ठीक है, काफ़ी वर्किंग स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज CSAT क्लासेस, ठीक है, CSAT को इग्नोर नहीं करना है, क्वालिफाइंग है। अब क्वालिफाइंग एग्जाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो CSAT की क्लासेस रहेंगी, रिवीजन क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी प्रिपरेशन को अपनी जो है एनालाइज करने के लिए, एंड मेंटरशिप भी मिलेगी, ठीक है। सो ये जो बैच है आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं, एंड 75 डे HCS प्रीलिम फोकस बैच जो है इसको आपने ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है,
ठीक है। लिंक के साथ जो है आप कोर्स के रिगार्डिंग सभी डाउट्स हमारे साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर HCS को पार करना है सो अभ्यास 2.0 जो है इससे आपको बहुत जो है हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो ये बैच आपको सिर्फ 35,000 में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर डिटेल्स आई सेड कि आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको जो है लिंक से मिल जाएंगी, राइट। सो आई होप कि आज का ये जो सेशन रहा हमारा करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एंड आपने इसमें से इंपॉर्टेंट लर्निंग्स ली। एंड आई एम टेलिंग यू इंपॉर्टेंट था, PI बेस्ड जो इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स निकल के आते हैं हमने कवर किए हैं अक्टूबर के। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में भी हम अपने कवर करेंगे। सो अभिमन्यु IAS के साथ जुड़े रहिए HCS की प्रिपरेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड कीप लर्निंग।